Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is verb. We'll discuss about 5 subtopics under these topics, and our first topic will be regular and irregular verbs. We'll differentiate the regular verbs from irregular verbs and try to solve a few examples to understand this topic completely. So let's get continued toward our first topic, regular versus irregular verbs. रेगुलर वर्ब्स, ये वो वर्ब्स होते हैं डेट फॉलो टिपिकल पैटर्न यानी सेकंड फॉर्म में ईडी लगा देना। जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी उसमें हम ईडी लगा देंगे। जैसे सिंपल होता है कि प्ले, प्लेड, प्लेड, यानी ईडी लगा के हम उसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो बना रहे होते हैं, तो वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब डेट फॉलो डिफरेंट पैटर्न फ्रॉम द टिपिकल पैटर्न, यानी वो टिपिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करते। टिपिकल पैटर्न जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, और इरेगुलर क्या करेंगे कि ये इस तरह नहीं होगी, जैसे स्विम, स्विम, स्वम, स्विंग, स्वंग, स्वंग, यानी इनका पैटर्न काफ़ी डिफरेंट होगा दूसरे वर्ब से। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इन एग्जांपल्स को हम देखेंगे। ये वाली जो स्पेसिफिकली ज़्यादातर टारगेटेड जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी एग्जांपल्स लिखी हुई है, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स मोस्टली स्टूडेंट्स को आते होते हैं, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना एक बड़ा टास्क होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये है कट। कट की जो सेकंड फॉर्म होती है कट, 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 यानी इसकी सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है। सिमिलरली पुट, 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 और बस्ट, बस्ट, बस्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा इसका जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि द प्रेसिडेंट ब्रॉडकास्ट इज मैसेज ऑन आल स्टेशंस। यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड स्टूडेंट्स लगा देते हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ब्रॉडकास्ट की भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी ब्रॉडकास्ट ही होती है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट भी सिमिलरली ब्रॉडकास्ट की तरह कास्ट, 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 यानी ये कुछ इरेगुलर वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं जिसमें कट, पुट, बस्ट, ब्रॉडकास्ट, कास्ट आ जाता है, जिनकी नेक्स्ट भी यही है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी यही है। कट की भी कट, कट, पुट, 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 बस्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 यानी ये सारी इसी तरह है। और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आती है जिनमें सीक आता है, वीव आता है, स्विंग आता है, स्ट्रिक आता है, स्लिंग आता है, क्लिंग आता है। इनमें क्या होता है कि इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो तकरीबन सेम होती है। जैसे सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म सॉर्ट, सॉर्ट होती है। सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, वीव, वेव, वोवन। इसी तरह स्विम, स्वम, स्वेम, स्वम, और स्टिक की जो सेकंड फॉर्म है स्टक, स्टक, और इसके बाद आती है क्लिंग, क्लंक, क्लेंग, क्लंक, और स्लिंग, स्लंग, स्लंग। तो ये सारी इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। उसके बाद हैंग आता है। हैंग की दो तरह की फॉर्म्स होती है, आपको पता है, एक हैंग्ड होती है और एक हंग, हंग होती है। जो हैंग्ड होती है वो फांसी लगाना होती है, और जो हंग, हंग होती है ये दोनों कोई चीज़ दीवार पे लटकाना होता है। और फाल, फाल की भी दो, फाल वैसे खुद भी दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉल, गिरना, और एक होता है फेल, किसी चीज़ की मदद से गिरना, यानी गिराए जाना, गिराना। ठीक है, फाल, फेल, फॉलन। फाल की सेकंड फॉर्म फेल, फॉलन, और फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड, फेल्ट। अच्छा, ये फेल का जो वर्ड है ये यूज़ हुआ है फर्स्ट ईयर की बुक में, जो दी फूलिश क्वेक, कुछ इस तरह की कहानी थी जिसमें वो एक क्वेक था, तो उसको किसी ने रोड के साथ उसके सर पे मारा था, तो ही फेल्ड इनटू द ग्राउंड लाइक अ लोब, कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये फेल हो गया। अगर हम इसको एग्जांपल्स में इस्तेमाल करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे हंग का है, नोर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट शी रिस्ट्रेंड हिमसेल्फ, यानी उसने हंग अप यानी फ़ोन रख दिया था। जब हम नोर्मा वाली कहानी पढ़ते हैं तो हंग की एग्जांपल्स इस तरह है ना कि नोर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, तो वहाँ पे हंग है कोई चीज़ रखना या लटकाना। बट जो हैंग होता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, वो फांसी देने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली शी गॉट स्टक इन रिवॉल्विंग डोर, एक घूमते हुए दरवाजे में वो स्टक, फंस गई। शी गॉट स्टक इन रिवॉल्विंग डोर, तो यहाँ पे स्टक यूज हुआ है। स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक। सिमिलरली सडनली ही स्टॉप्ड एंड स्वंग अराउंड, स्वंग अराउंड, यहाँ पे स्विंग, स्वंग, स्वंग, ये स्विंग की एग्जांपल्स है। स्विंग, स्वंग, स्वंग, सडनली ही स्टॉप्ड एंड स्वंग अराउंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें शी हैड फॉलन ऑफ अ ब्लफ, फॉलन ऑफ,
ये फॉल है, फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, फॉलन ऑफ अ ब्लफ। अगर किसी और की भी एग्जांपल्स करना चाहे, जैसे इट वाज अ ब्लो इन हिज हेड डेट फेल्ड हिम, ये फेल्ड की होगी कि इट वाज अ ब्लो ऑन हिज हेड डेट फेल्ड हिम। तो इस तरह हम इनको रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स को इजीली कर सकते हैं। ये टॉपिक वर्ब्स में यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद यही है कि आप अपनी फॉर्म्स याद करें, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होती हैं और जो भी फॉर्म्स होती हैं वो सारी आपने याद करनी है, प्रिपेयर करनी है, और इसका आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। बहुत दफ़ा कुछ इस तरह की फॉर्म्स स्पेशली वो आपको कंफ्यूज करते हैं इरेगुलर वर्ब्स में। इरेगुलर वर्ब्स में आपको पता नहीं होता कि आपने कौन सा वर्ब किसकी क्या फॉर्म बनानी है। जैसे कट, आप कटिंग या कटिड कुछ इस तरह कर सकते हैं। पुट का पुटिड कर सकते हैं, बर्स्ट का बर्स्टिड कर सकते हैं, और ब्रॉडकास्ट का तो आप हमेशा ब्रॉडकास्टिड करते हैं, जो कि रॉन्ग है। कट की कट कट, पुट पुट पुट, ये सारी इन सब की जो नेक्स्ट फॉर्म्स है ये सब की सेम है। इनकी जो नेक्स्ट फॉर्म है, कुछ की सेम है, कुछ की दोनों सेम है, कुछ की दोनों डिफरेंट। जैसे सीक सोट सोट, वी वो वोवन, स्विंग स्विम स्वम, स्विंग स्वंग स्वंग। तो इस तरह आप ये सारी कर सकते हैं। हैंग, फॉल और फेल, ये वाले यहाँ पे भी आपको कुछ कंफ्यूज करते हैं बाजू का एमसीक्यूज देके, तो आपने फॉल और फेल में डिफरेंस रखना है। आपको पता होना चाहिए फॉल और फेल का क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी द वर्ब्स दैट टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल इमीडिएटली ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, वो कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। और इसके बरक्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो इमीडिएटली ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते। मोस्टली दे आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, सम प्रीपोजिशन। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, ज़्यादातर प्रीपोजिशन ही लगा होता है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि इंट्रांजिटिव में वर्ब अकेला होता है, यानी उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। उसके साथ कोई मॉडिफायर लगा हो सकता है, यानी एडवर्ब लगा हो सकता है, एडजेक्टिव लगा हो सकता है, लेकिन उसके पास उसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, शी प्लेड अ मैच, उसने एक मैच खेला। शी प्लेड अ मैच, आ मैच, आ मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है। आ मैच, आ आर्टिकल है, मैच ऑब्जेक्ट है। तो शी प्लेड अ मैच, आ मैच एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लेड क्या है? ट्रांजिटिव है। और दूसरी लाइन में देखें, शी प्लेड यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? एक मॉडिफायर है, यानी डेज को शो कर रहा है। तो शी प्लेड यस्टरडे, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, तो ये दूसरे में प्लेड क्या है? इंट्रांजिटिव है, पहले में ट्रांजिटिव है, दूसरे में इंट्रांजिटिव है। पहले में वो क्या है? प्लेड अ मैच, उसके पास सब्जेक्ट मौजूद है, दूसरे में उसके पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल है, ये दोनों बहुत ज़्यादा अहम है आपको पेपर में, इस हिसाब से वो देता है कि ट्रांजिटिव वर्ब लगा होता है और आपको वो उसके साथ लगा देता है, कोई प्रीपोजिशन उसके बाद लगा देता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आई से टू यू, आई से टू यू, तो इसका क्या मतलब है? मैंने आपसे कुछ कहा, तो यहाँ पे से जो है ये क्या इंट्रांजिटिव होता है। से ऑलवेज या मोस्टली कह सकते हैं इंट्रांजिटिव ही होता है। से के बाद प्रीपोजिशन आती है, ये इंट्रांजिटिव होता है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। जबकि टेल इसके बिल्कुल रिवर्स है, टेल के पास अपना ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। आई टेल यू, यू क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, यू क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है जिसपे वर्क हो रहा है। आई टेल यू, आई टेल टू यू करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बट आई से यू करेंगे तो फिर भी रॉन्ग हो जाएगा। से के बाद टू आएगा या कोई भी प्रीपोजिशन आएगी, बिकॉज से इज इंट्रांजिटिव एंड टेल इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ ट्रीज। ये एग्जांपल है चैप्टर नंबर 2 जो बुक 1 है इंग्लिश की, उसमें लिखी हुई है, जो क्लियरिंग इन द स्काई कहानी है। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज ट्रीज, तो यहाँ पे रीच्ड क्या है? यहाँ पे रीच्ड ट्रांजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है कि लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ ट्रीज। लिम्बलेस ट्रंक्स क्या है? नाउन है, और ये नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे रीच्ड आपको क्या शो कर रहा है? ट्रांजिटिव। अच्छा, कुछ वर्ब्स होते हैं जिसपे हमें डिफ्रेंशिएट हर वक्त हमारे दिमाग में होना चाहिए, जिसे जो हमें हर वक्त याद होने चाहिए। जैसे रीच वर्सेस अराइव, रीच वर्सेस अराइव। रीच क्या होता है? पहुंचना,
और अराइव भी पहुंचना होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिच ट्रांजिटिव होता है, अराइव इंट्रांजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे अभी देखें, रिच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, यहाँ पे रिच के साथ एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, जबकि अराइव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे ही अराइव्ड एट द स्टेशन, एट आ गया, यानी इसके साथ प्रीपोजिशन यूज होगी। एक चीज़ आप याद रख लें, दुनिया का हर वर्ब जिसके बाद प्रीपोजिशन होगी वो इंट्रांजिटिव होगा, लेकिन कुछ वर्ब की एक्सेप्शंस होती है, कभी वो ट्रांजिटिव हो जाते हैं, कभी वो इंट्रांजिटिव हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें जो डिफरेंस है, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे राइज वर्सेस रेस। राइज और रेस, इन दोनों का भी यही डिफरेंस है, एक ट्रांजिटिव है, एक इंट्रांजिटिव है। अब आपको एमसीक्यूज में वो फंसाएगा कि रेस दे के साथ वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का चक्कर कर देगा, तो आपने सिंपली जो चीज़ याद रखनी है, राइज क्या होता है, उबरना, उठना, खुद ब खुद उठना। तो राइज क्या है, सन राइजेस इन ईस्ट। आपने ये वाली एग्जांपल अपने माइंड में फिट कर देनी है राइज के लिए, सन राइजेस इन ईस्ट। इन आ गया, प्रीपोजिशन आ गई, यानी राइजेस के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, देयरफॉर राइज इज द इंट्रांजिटिव वर्ब। राइज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, सन राइजेस इन ईस्ट। जबकि रेज जो होता है ये ट्रांजिटिव होता है, रेज के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे इट मस्ट हैव रेज्ड टाइड, या फिर बट ही हैव लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5। यहाँ पे क्या है, रेज के बाद अ फैमिली ऑफ 5 लिखा हुआ है, यानी अ फैमिली ऑफ 5 एक ऑब्जेक्ट है। रेज के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो रेज क्या है, ट्रांजिटिव है, जबकि राइज क्या है, इंट्रांजिटिव है। यू मस्ट नाउ द डिफरेंस ऑफ रेज एंड राइज। राइज इंट्रांजिटिव, रेज ट्रांजिटिव। राइज, रोज, राइजन। रेज, रेज्ड, रेज्ड। इनकी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए और इनके यूजेज आपको पता होने चाहिए। सन राइजेज इन द ईस्ट, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट क्या हो गया, ये इंट्रांजिटिव हो गया। रेज क्या है, जो ट्रांजिटिव है, तो इसकी ये बट ही हैव लिव टू रेज अ फैमिली ऑफ 5, ये भी जो क्लियरिंग इन द स्काई बुक 1 की चैप्टर नंबर 2 की स्टोरी है, क्लियरिंग इन द स्काई, ये भी उधर से जुमला उठाया गया है, बट ही हैव लिव टू रेज अ फैमिली ऑफ 5। तो यहाँ पे रेज अ फैमिली ऑफ 5, रेज के बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसका मतलब रेज का क्या मतलब होता है, ये ट्रांजिटिव होता है। अगर हम वर्डली मीनिंग देखें, इनको हम वर्डली डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे पीछे हमने देखा फाल गिरना और फैल गिराना, गिराने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है। सिमिलरली रेज खुद ब खुद उठना, तो सॉरी राइज खुद ब खुद उठना, और रेज उठाना, लहराना, मतलब इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जिसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लाई वर्सेस लेन, ये सबसे बड़ा मसला होता है, लाई, लाई, ले। अच्छा, हमारे पास हम वैसे तो ये अबाउट 4 to 5 तरह के वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, बट जो चेकर होते हैं या फिर जो पेपर सेटर होते हैं वो मोस्टली 3 तरह के वर्ड्स को टारगेट करते हैं। सबसे पहले होता है लाई। लाई, LIE, लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना, ठीक है। और सिमिलरली LIE एक और लाई होता है, लाई का मीनिंग होता है लेटना। दोनों लाई लाई हैं, दोनों में कोई फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो झूठ बोलने वाला लाई है उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो लाइड लाइड है। लाइट लाइट, यानी उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स लाइड लाइड है। लेकिन जो लेटने वाला लाई है उसकी सेकंड फॉर्म ले लेन, ले लेन। अब हमारे पास थर्ड वर्ड जो होता है वो ले होता है। ले, ले का मीनिंग होता है फैलाना, ये खुद ब खुद फैलना, ये फैलाना, ये खुद ब खुद लेटना, ये लिटाना, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, लाई, ले। ले जो है इसका क्या मीनिंग होता है, लिटाना। इसकी अब सेकंड फॉर्म देखें तो ये भी लेड लेड है, ठीक है। इसकी क्या है, लाइड लाइड, LIED, लाइड लाइड। इसकी क्या है, ले लेन, जो खुद लेटना है। जो लिटाना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू है वो ले लेड लेड, LAID, ठीक है। ये लाई, ले, लाई और ले का डिफरेंस है। लाई, लाइड, लाइड, शी लाइड इन दी कोर्ट,
ठीक है, ये इंट्रांजिटिव हो गया। शी लाइड अ लाई, ये ट्रांजिटिव हो गया, यानी ये ट्रांजिटिव भी यूज़ हो जाता है, इंट्रांजिटिव भी यूज़ हो जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को याद रखने में आना है। लेकिन लाई, लाइड, लाइड, जो लाई है ना वो झूठ, हमेशा झूठ ही रहता है, ये चीज़ आप याद रखें। लाई, लाई मतलब उसकी सेकंड फॉर्म में क्या, लाइड, उसमें फिर भी लाई का वर्ड आ रहा है ना, लाई, लाइड, लाइड, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। लेकिन जो लाई लेटने वाला है वो चेंज हो जाता है, ले, लेन हो जाता है, ले, लेन। लाई लेटने वाले की सेकंड फॉर्म क्या है, ले, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। लाई जो खुद ब खुद लेटना होता है, इट नीड नो ऑब्जेक्ट, ये इंट्रांजिटिव होता है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ले, लेन होती है। लेकिन जो ले ट्रांजिटिव होता है, जिसका मीनिंग होता है लिटाना, फिलाना, बिछाना वगैरह, वो क्या होता है, लेड, लेड। अब अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो लाई जो झूठ बोलने वाली है, शी लाइड इन दी कोर्ट, इन आ गया, इन एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब क्या है, ये इंट्रांजिटिव हो गया, यानी इसके बाद प्रीपोजिशन आ गई तो इंट्रांजिटिव हो गया, इट मीन इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट। और शी लाइड अ लाई, ये ट्रांजिटिव हो गया, अ लाई एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो शी लाइड अ लाई ये ट्रांजिटिव हो गया, यानी ये इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों तरह के होते हैं। लेकिन जो दूसरा लाई होता है वो ये इंट्रांजिटिव होता है। जैसे जो एक कहानी है मिस्टर बिटरिंग वाली, इट ले विद मिस्टर बिटरिंग अ थर्ड अनबाइस्ड पार्टनर, जो मार्शियंस का है, जो मार्शियंस वाली कहानी है ना, उसमें ये लाइन लिखी हुई है, इट ले विद मिस्टर बिटरिंग अ थर्ड अनबाइस्ड पार्टनर। ले यहाँ पे क्या है, ये पास्ट फॉर्म है, ये लाई की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, इट ले विद। आपको कैसे पता चला ये कौन सा लाई है, क्योंकि जो लाई लेटने वाला है, लाई, ले, लेन, वो इंट्रांजिटिव होता है। यहाँ पे इसके बाद इट लाई, इट ले विद मिस्टर बिटरिंग अ थर्ड अनबाइस्ड पार्टनर, ले विद आ गया, विद आ गया, प्रीपोजिशन आ गई, यानी इंट्रांजिटिव है। तो आपको पता चलेगा ये पास्ट फॉर्म आई है। इस तरह भी वो आपको कंफ्यूज करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये ले फर्स्ट फॉर्म वाला है या लाई की सेकंड फॉर्म है। तो आप ऐसे पता करेंगे कि अगर इसके बाद प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब है ये लाई की सेकंड फॉर्म है, अगर इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं है तो इसका मतलब है ये ले मतलब एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है फैलाना, जबकि लाई का मतलब होता है फैलना, ले का मतलब होता है लिटाना, लाई का मतलब होता है लेटना। ठीक है, तो इट ले विद मिस्टर बिटरिंग अ थर्ड अनबाइस्ड पार्टनर, तो ले विद, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें, द पैकेज वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर, ये नॉर्मा वाली कहानी में फर्स्ट जो चैप्टर 1 है बुक 1 का, द पैकेज वाज लेइंग बाय द डोर, तो यहाँ पे लेइंग कौन सा आएगा, LYING आएगा या LAYING आएगा। तो ये भी आपको कैसे पता चलेगा, जो बाय द फ्रंट डोर है, बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले कौन सा आएगा, लाई, ले, लेन वाला, तो इसकी ING फॉर्म क्या होती है, LYING। तो द पैकेज वाज LYING, लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ठीक है, और अगर बाय यहाँ पे ना होता, यानी कोई भी प्रीपोजिशन ना होती, तो फिर क्या होता, LAYNG वाला लेइंग होता। जो लेटाना होता है ना, जो ट्रांजिटिव होता है ले, वो ले, लेड, लेड, लेइंग, LAYING लेइंग होता है। लेकिन जो लाई खुद ब खुद लेटना होता है, लाई, ले, लेन, लाइंग, वो LYING आ जाता है। तो इन दोनों में ING फॉर्म, इन दोनों की डिफरेंस है, लाई की LYING है लाइंग, और ले की लेइंग है LAYING। ठीक है, तो लेइंग की अगर हम एग्जांपल देखें तो ही वाज लेइंग आउट दी ब्लू प्रिंट्स, मतलब वो ब्लू प्रिंट्स निकाल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लेइंग आउट क्या है, एक वर्ब है, दी ब्लू प्रिंट्स इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव है। एक और एग्जांपल आप लिख लें कि शी लेड ऑन हर चाइल्ड टू स्लीप, शी लेड ऑन हर चाइल्ड टू स्लीप, तो यहाँ पे लेड कौन सा आया है, लिटाना। देखे ना, इसके बाद उसने ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है हर चाइल्ड, ही लेड ऑन हर चाइल्ड टू स्लीप, तो हर चाइल्ड क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह ये लाई, ले, ये सारे हो गए होंगे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले लाई होता है झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइट, लाइंग। ठीक है, इसकी और इसकी भी जो ING फॉर्म होती है LYING होती है।
और लाई जो लेटना होता है उसकी भी आईएनजी फॉर्म यही होती है। इन दोनों की आईएनजी फॉर्म सेम होती है, लेकिन झूठ बोलने वाला लाई झूठ ही रहते हैं, वो सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। लाइड स्पेलिंग के हिसाब से बता रही हूँ। और जो लाई खुद ब खुद लेटना होता है, लाई ले, लेन और लाइंग इंट्रांजिटिव होते हैं। जो ले किसी के थ्रू लेटाना होता है, ले, लेड, लेड, लेइंग। और एक और लेड होता है जिसमें अंडे देना वगैरह होता है, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम जो लेड लेड होता है ना, वो दूसरा इंट्रांजिटिव होता है, तो वो अंडे देना उसका मीनिंग होता है, तो वो हम नहीं कर रहे, ठीक है। इसके बाद हमने राइज और रेस का डिफरेंस भी कर लिया, और जो रिच और अराइज का डिफरेंस भी कर लिया। ये सारे डिफरेंस हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट देखें, कुछ लिस्ट दी हुई है जहाँ पे यहाँ पे वो लिस्ट आपने सारी प्रिपेयर करनी है। ट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट है, मोस्टली जो ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया से का आपने याद रखना है। से क्या है? इंट्रांजिटिव है, टेल ट्रांजिटिव है। से इंट्रांजिटिव है, टेल ट्रांजिटिव है। लाई इंट्रांजिटिव है, ले ट्रांजिटिव है। रीच ट्रांजिटिव है, अराइव इंट्रांजिटिव है। इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब की कुछ लिस्ट है, जैसे एड्रेस्ड है, एड्रेस है, बारो है। इसके बाद ब्रिंग है। यहाँ पे ये सारी लिस्ट लिखी हुई है, सारी लिस्ट आपने याद करनी है। और कुछ वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं, जैसे प्ले, शी प्लेड अ मैच, यहाँ पे ट्रांजिटिव है। शी प्लेड यस्टरडे, यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। तो इसी तरह कंटिन्यू, रिटर्न, तो ये सारे ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। अगर आपको इनकी लिस्ट याद होगी तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जंक्टिव। अब सब्जंक्टिव कुछ स्पेशल टाइप के वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ डैट यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ब जो अपने साथ क्या यूज़ करते हैं? डैट यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ब जो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ब जो अपने साथ कभी भी शुड यूज़ नहीं करते, शुड वुड वगैरह कभी भी यूज़ नहीं करते। ऐसे वर्ब हैं जो जिनके साथ हम टू नहीं ऐड करते, आईएनजी नहीं ऐड करते, जिनके एंड पे एस या एस का इजाफा नहीं करते, और कुछ भी मतलब इस तरह का नहीं ऐड करते। मतलब यहाँ पे एम, इज वगैरह भी इस तरह का कुछ भी ऐड नहीं करते। ये वाले वर्ब सब्जेक्टिव होते हैं। दोबारा देखिए, सब्जेक्टिव कौन से वर्ब्स होते हैं? सब्जेक्टिव वो वर्ब्स होते हैं, नोट कर लें, always have that. Subjunctives always have that. Subjunctive always have first form of verb after them. Subjunctive never add ing to s, es, verb, any other thing helping verb with them. ठीक है। और सब्जेक्टिव के रूल उनकी पास्ट फॉर्म में भी यही होते हैं। सब्जेक्टिव्स को आप मेमोराइज करें, इंसिस्ट, अर्ज, रिकमेंड, सजेस्ट, डिज़ायर, विश, होप। ये सारे सब्जेक्टिव है, ये आपको याद होने चाहिए, आपको रट्टा लगा होना चाहिए, क्योंकि आपको जब ये रट्टा नहीं होगा तो आप इनमें कंफ्यूज होते रहेंगे। सब्जेक्टिव में इंसिस्ट है, सबसे पहले इंसिस्ट और इंसिस्टेड के लिए भी यही रूल है। अर्ज, रिकमेंड, सजेस्ट, डिज़ायर, वायर, विश, होप, ये सारी इस तरह। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्टिव है। इम्पोर्टेंट के अगर हम सिनोनिम्स देखें, इम्पोर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, अर्जेंट, तो ये सारे भी सब्जेक्टिव है। इट इज़ इम्पोर्टेंट डैट, इनके बाद डैट आता है ना सब्जेक्टिव्स के बाद। इट इज़ इम्पोर्टेंट डैट, इट इज़ वाइटल डैट, इट इज़ क्रूशियल डैट, इट इज़ अर्जेंट डैट। ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे रिकमेंड की एग्जांपल्स कैसे करेंगे? द डॉक्टर्स रिकमेंडेड डैट द पेशेंट, यहाँ पे बताएं शुड टेक रेस्ट आएगा या सिर्फ टेक रेस्ट आएगा? द डॉक्टर्स रिकमेंडेड डैट द पेशेंट टेक रेस्ट। वैसे तो अगर सब्जेक्टिव ना होता तो पेशेंट की बात क्या आना था? शुड आना था। लेकिन क्योंकि रिकमेंडेड आ गया, रिकमेंडेड एक सब्जेक्टिव है, इसके बाद डैट आ गया, डैट के बाद ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, एस ई एस का इजाफा नहीं करते, अपने साथ शुड, वुड, कुड वगैरह भी नहीं लेते। द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट द पेशेंट टेक रेस्ट। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें, द यूनिवर्सिटी डिज़ायर्ड दैट द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन एडमिशन ऑन मेरिट। यहाँ पे देखें डिज़ायर्ड आ गया, डिज़ायर्ड, तो डिज़ायर्ड भी एक सब्जेक्टिव है, डैट आ गया डिज़ायर्ड के बाद। तो इसके बाद क्या आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो शुड वुड नहीं यूज़ करते। द यूनिवर्सिटी, मैंने क्या बोला अभी आपको, मैंने क्या लिखवाया वो सुने पहले। द यूनिवर्सिटी डिज़ायर्ड दैट द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन एडमिशन ऑन मेरिट। मैंने शुड बोला है, यहाँ पे शुड क्या रॉन्ग है, तो यहाँ पे करेक्ट इसकी क्या फॉर्म होगी?
द यूनिवर्सिटी डिजायर दैट द स्टूडेंट्स बी गिवन एडमिशन ऑन मेरिट। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नोट करते जाएं। द मेड डिजायर दैट द प्लेट्स शुड बी एम्प्टी। द मेड डिजायर दैट द प्लेट्स शुड बी एम्प्टी। तो यहाँ पे डिजायर दैट द प्लेट्स, डिजायर दैट आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे शुड नहीं होना चाहिए। द मेड डिजायर दैट द प्लेट्स बी एम्प्टी इसका करेक्ट फॉर्म होगा। आमतौर पर हम ये करते हैं कि इनके साथ शुड नहीं लगता, लेकिन बाज़ औक़ात जो पेपर सेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि पेपर में इनके साथ शुड लगा देता है। इनका जो सेटिंग होती है इस तरह करते हैं कि वो शुड को या फिर कुड को कुछ लगाना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस में आप लगा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो द मेड डिजायर दैट द प्लेट्स बी एम्प्टी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में शुड के बगैर कोई करेक्ट ऑप्शन ना हो तो फिर भी करेक्ट होता है। अगर हम कुछ इसकी एग्जांपल्स या क्विज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको आपने खुद सॉल्व करना है। मैं आपको अगर ना समझ आई तो इसके रूल समझा दूंगी। सबसे पहले इट इज़ एसेंशियल डैट। एसेंशियल डैट मैंने आपको बोला ना कि इम्पोर्टेंट डैट के सिनोनिम्स देख लेने आपने। इम्पोर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, एसेंशियल, तो ये सारे सब्जेक्टिव है, ठीक है। इनके बाद सब्जेक्टिव का रूल फॉलो होगा। इसके बाद इफ़, आई, वार, ये तो आपको पता है। इट इज़ नेसेसरी डैट, नेसेसरी भी इसके सिनोनिम्स में आता है, तो इसमें भी सब्जेक्टिव का रूल फॉलो होगा। आई होप डैट, इसमें भी सब्जेक्टिव का रूल फॉलो होगा, ये मैंने लिस्ट में लिखवाया हुआ है। विश, डिज़ायर, होप वगैरह, रिकमेंड वगैरह, ये सारे। और इसके बाद द डॉक्टर्स रिकमेंडेड डेट, रिकमेंड के बाद रिकमेंडेड डेट आ गया, सब्जेक्टिव का रूल यूज़ होगा। सिमिलरली द बॉस आस्क्ड डेट, आस्क आ गया, इसमें भी सब्जेक्टिव का रूल फॉलो होगा। और द लैंडलॉर्ड रिक्वेस्टेड डेट में भी सब्जेक्टिव का रूल फॉलो होगा। तो जिसमें सब्जेक्टिव का रूल्स फॉलो होंगे उसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अच्छा जितने मैंने ये बताए ना सब्जेक्टिव, ये इंसिस्ट, अर्ज, रिकमेंड, सजेस्ट, डिज़ायर, विश, होप, इसके अलावा असेंशियल आ गया, और वाइटल, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, ये वाले। इनके अलावा आपने सब्जेक्टिव नहीं करने हैं। मैक्सिमम इन्हीं में से आपको आपके पेपर बनाने वाला पूछेगा। आपने कोई BS इंग्लिश नहीं करना, आप बस अपना टू दी पॉइंट टॉपिक्स को करते रहें, और ये टू दी पॉइंट है, इतना ही आपने करना है, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव्स वर्सेस जेरेंड्स। इन्फिनेटिव्स वो होते हैं जो टू साथ लेते हैं, लेकिन हमारे पास इन्फिनेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक इन्फिनेटिव विद टू, एक इन्फिनेटिव्स विदाउट टू। जो इन्फिनेटिव्स विदाउट टू होते हैं उनको हम बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जेरेंट। जेरेंट नाउन्स या कुछ भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने साथ ING फॉर्म लेते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव्स और जेरेंट्स की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। हम आपका सारा काम एग्जांपल्स के साथ है, क्योंकि आपको इन्फिनेटिव्स और जेरेंट का वैसे तो बिल्कुल इल्म होगा, लेकिन आपको कुछ एग्जांपल्स बताना भी ज़रूरी है। जैसे इन्फिनेटिव की अगर हम बात करें, जैसे ही हैज़ डिसाइडेड टू विन दिस टास्क और वट एवर, तो यहाँ पे टू क्या है, एक इन्फिनेटिव है, वर्ब से पहले टू आ गया तो ये इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। और मोस्टली जो वर्ब्स जिनसे पहले टू आता है वो है डिटरमाइंड, प्लान्ड, रेजोल्यूटेड, रिमेंबर, रिकॉल, लव, हैप्पी, सैड। इनके साथ मोस्टली इन्फिनेटिव यूज़ होता है। जैसे ही रिमेंबर अ रूल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, तो रिमेंबर टू सॉल्व, ठीक है। लेकिन इनके साथ जेरेंड भी आ सकता है, तो वो जेरेंड के हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जेरेंड यूज़ होना है। और ये लिस्ट आप नोट कर लें जो मैंने अभी बताई है कि डिटरमाइंड, प्लान्ड, रेजोल्यूटेड, रिमेंबर, रिकॉल, लव, हैप्पी, सैड, इनके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जेरेंट्स। जेरेंट्स जिनके साथ ING यूज़ होता है। आपको जेरेंट के बारे में सारा कुछ इल्म है, आपको पता है कि जेरेंट क्या होते हैं, जेरेंट एज अ नाउन कब यूज़ होते हैं, इनके साथ ING कब यूज़ होता है, आपको सारा कुछ पता है। यहाँ पे जस्ट हमने टू दी पॉइंट बात करनी है, हमने रूल्स के साथ बात करनी है। जेरेंट्स नाउन की जगह यूज़ हो जाते हैं और इनके साथ ING लगा होता है। अब हमने देखना है ING कब कब लगेगा किसी भी वर्ड के बाद। जैसे सबसे पहले देखें कैन नॉट हेल्प। कांट हेल्प का जब हम वर्ड यूज़ करेंगे तो कांट हेल्प के बाद हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं। कांट हेल्प के बाद हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं, ये अच्छी तरह नोट कर लें।
आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर। तो कांट हेल्प के बाद ING यूज़ हो गया, आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर। तो उसको देखकर मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं कंट्रोल कर सकता, तो इसका ये मीनिंग हो गया। तो कांट हेल्प के बाद ING फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन इसके बाद कैन नॉट हेल्प बट है, यानी कैन नॉट हेल्प, कांट हेल्प, कांट हेल्प बट, इसमें जस्ट बट का इजाफा हुआ है। लेकिन जब हम बट का इजाफा करते हैं फिर हम ING फॉर्म यूज़ नहीं करते, फिर ये बेयर इन्फिनिटिव बन जाता है। फिर इसके बाद साथ टू भी नहीं आता और ING भी नहीं आता। जैसे आई कांट हेल्प बट फील लाइक आई फेल्ड यू, ठीक है। तो कांट हेल्प बट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल कांट हेल्प आएगा तो उसके बाद ING फॉर्म आएगी किसी भी सेंटेंस में। अगर कांट हेल्प बट आएगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखें, बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि यूज़ टू के बाद टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और टू के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के अलावा हम कुछ नहीं लगाते, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है कि टू के बाद हम ING फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस डिपेंड अपॉन यूजेज। इज, एम, आर, वॉज, वर अगर यूज़ हों यूज़ टू के साथ, यूज़ टू के साथ अगर इज, एम, वॉज, वर यानी बी की कोई भी फॉर्म यूज़ हो तो इसके बाद हम ING लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर ये किसी पर्सन के लिए है तो फिर हम ING लगा सकते हैं, अगर ये किसी थिंग के लिए फिर हम ING नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर पर्सन के लिए है तो हम ING लगा सकते हैं। जैसे सिंपल हम क्या करते हैं, शी यूज्ड टू टेक टी, यहाँ पे इज, एम, आर नहीं ना यूज़ हुआ, तो यहाँ पे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, शी यूज टू टेक टी। लेकिन हम इससे शी के बाद अगर हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं जैसे शी इज़, तो फिर शी इज़ यूज टू टेक टी गलत हो जाएगा। शी इज़ यूज टू टेकिंग टी, यानी इज़ यूज टू के बाद हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये किसी पर्सन की हैबिट को शो कर रहे हैं, अगर किसी कार या किसी बाइक या किसी नॉन लिविंग चीज़ की हैबिट को शो करेगा, फिर इज़ यूज टू के बाद फिर भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसे दिस कार इज़ यूज टू जंप, ठीक है, दिस कार इज़ यूज टू जंप ऑन दिस स्लोप, ठीक है। तो यूज्ड टू जंप, इज़ यूज टू जंप हमने किया क्योंकि ये किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए था। लेकिन हमने ऊपर क्या किया, शी इज़ यूज टू टेकिंग टी, लिविंग चीज़ के लिए ING आता है यूज टू के साथ, और नॉन लिविंग के साथ ING नहीं बल्कि टू आता है। और ये भी रूल तब है जब यूज टू से पहले इज़, एम, आर वगैरह यूज़ हों, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेट यूज टू। ये वैसे यूज टू की एग्जांपल जो FSC की बुक्स में दी हुई है ना, उनमें एग्जांपल्स में ये हैं कि लास्ट ईयर विच वाज यूज टू समन द लेबर्स एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। वो जो लोकस्ट अटैक वाली स्टोरी है उसमें ये लाइन यूज हुई है कि प्लोशियर्स विच वाज यूज टू समन, यूज टू समन, या में यूज टू समन आया है, समनिंग नहीं आया। क्यों समनिंग नहीं आया, क्योंकि प्लोशियर क्या है, एक चीज़ है, प्लोशियर कोई पर्सन नहीं है, एक थिंग है। थिंग्स के लिए बी, इज, एम, आर, वाज, यूज टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन अगर हम बोलें कि एक और जो मौलवी वाली एक कहानी थी FSC में, उसमें लिखा हुआ था कि ज़ेबुन निसा वुड एट लीस्ट अरेंज 2 बास्केट्स विच वर यूज टू स्टोर। तो यहाँ पे विच वर यूज टू स्टोर आएगा या फिर स्टोरिंग आएगा, यहाँ पे भी यूज टू स्टोर ही आएगा। क्यों, क्योंकि बास्केट्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिख लें, ज़ेबुन्निसा वुड एट लीस्ट अरेंज 2 बास्केट्स विच वर यूज टू स्टोर दी समथिंग, वहाँ पे लिखा हुआ था, तो विच वर यूज टू स्टोर, यहाँ पे भी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये बास्केट्स की बात हो रही है, कोई पर्सन की बात नहीं हो रही। जब पर्सन की बात होगी तभी यूज टू प्लस ING फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है गेट यूज टू। गेट यूज टू के बाद हमेशा ING फॉर्म होती है। हैव यू गेट यूज टू ड्राइविंग एट नाइट, अगर हम सेंटेंस की बात करें नोट कर लें, हैव यू यूज टू ड्राइविंग एट नाइट, तो यहाँ पे गेट यूज टू ड्राइविंग एट नाइट, तो गेट यूज टू के बाद हमेशा ING फॉर्म यूज होती है। इसके बाद है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू के बाद भी ING फॉर्म यूज होती है। जैसे बुक 2 में चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है FSC की बुक में, with a view to buying and shopping, with a view to buying and shopping।
अल-हकम रैंसैक्ड द हाउस, इस तरह का। मतलब विद अ व्यू टू बाइंग एंड शॉपिंग। बुक 2 चैप्टर 10 में ये वर्ड्स यूज हुए हैं, विद अ व्यू टू बाइंग, विद अ व्यू टू, इसके बाद भी टू आ रहा है लेकिन इसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज होती है। विद अ व्यू टू प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होती है। विद अ व्यू टू शॉपिंग, विद अ व्यू टू बाइंग। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ टू लगा होता है लेकिन उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जैसे ऑब्जेक्ट टू, एडिक्ट टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, एडिक्ट टू, अवर्स टू, इन सब के साथ भी आईएनजी फॉर्म यूज होती है, इवन इफ इनके साथ टू भी लगा हुआ है। इनके टू के बाद आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द टीचर्स। तो टू यहाँ पे, इसके बाद टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, इसके बाद फील लाइक, लुक लाइक, इन दोनों के बाद भी आईएनजी फॉर्म यूज होती है। फील लाइक, ये लुक लाइक, शी फेल्ट लाइक स्लीपिंग, ऐसे लग रहा था वो सो रही है, शी फेल्ट लाइक स्लीपिंग। फील लाइक, लुक लाइक के बाद भी आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो आईएनजी फॉर्म जिन जिन के साथ यूज़ होती है ये लिस्ट आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें, इनको अपने दिमाग में फिट कर लें। सबसे पहले कांट हेल्प के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, इज, एम, आर प्लस यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, गेट यूज टू के बाद, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, एडिक्ट टू, एवर्स टू, इसके बाद फील लाइक, लुक लाइक, इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ प्रीपोजिशंस है, इनके बाद भी मोस्टली आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, जैसे ही अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। ही सक्सीडेड इन मेकिंग प्रोग्रेस, इन के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ हो जाती है। इसके बाद ऑल ऑफ अस यूज साइंटिफिक मेथड इन सेविंग समथिंग, यहाँ पे भी इनके बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है। तो इनके बाद मोस्टली आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, टू के बाद मोस्टली नहीं होती, लेकिन टू के बाद किन केसेस में होती है वो मैंने आपको लिखवा दिए कि ऑब्जेक्ट टू, एडिक्ट टू, लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू, विद अ व्यू टू और गेट यूज टू और बी, इज, एम, आर, यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। इसके बाद कुछ वर्ड्स की लिस्ट है, इनके बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, स्टॉप, फिनिश, अवॉइड, रिमेंबर, डिनाई, मिस, सजेस्ट, लाइक, डिसलाइक। ये लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए, ये सारी लिस्ट आपको फुल याद होनी चाहिए। स्टॉप, फिनिश, अवॉइड, रिमेंबर, डिनाई, मिस, सजेस्ट, लाइक, डिसलाइक। जैसे फिनिश वाली, वो जो नॉर्मा वाली कहानी उसमें यूज़ हुआ था कि नॉर्मा फिनिश्ड वॉशिंग दी डिशेस, तो फिनिश्ड के बाद आईएनजी फॉर्म यूज हुई थी, फिनिश वॉशिंग दी डिशेस। इस तरह शी सजेस्ट टेकिंग पार्ट इन कंपटीशन, तो सजेस्ट के बाद आईएनजी फॉर्म आ गई। इसके बाद आई रिमेंबर गोइंग टू सेरेमनी, रिमेंबर के बाद आ गई। अच्छा, रिमेंबर का केस है, रिमेंबर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ होती। अगर रिमेंबर कोई एक्शन, कोई कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन शो करे, रिमेंबर से कोई कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन शो हो तो फिर इसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन अगर कोई पर्पस शो करे फिर इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे आई रिमेंबर टू डू योर जॉब, तो इसमें पर्पस शो हो रहा है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन होता है तो फिर रिमेंबर के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होनी थी। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लें। एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करेंगे, ये मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं सारे रूल्स बता चुकी हूँ। ठीक है, और कुछ वर्ड्स हैं एग्जाम्पल्स में नहीं होंगे, जैसे प्रेफर, प्रेफर के बाद आईएनजी, इसके बाद बस प्रेफर ही एक्स्ट्रा है, यहाँ पे बाकी सारे रूल्स बताए हुए हैं तो ये सारे आपने खुद करने। जैसे शी कैप्ट टॉकिंग, उसके बाद राखी जानेबल, इसके बाद क्या होगा, मूव होगा, ये टू मूव होगा। तो ये आपने सारे करने, इसमें आपने देखना है कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा जेरेंड है, कौन सा क्या है। अगर नहीं समझ आते तो आप ये कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स वो वर्ब्स जो अपने साथ हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह यूज़ करते हैं, यानी जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं उनको रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहते हैं। दे यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किन के साथ यूज़ होते हैं ये लिस्ट दी हुई है, इनको मोस्टली इन्हीं में से आपको एमसीक्यूज आते हैं। अवेल, अवेंज, एब्सेंट, इंजॉय, इसके बाद बिहेव, इसके बाद बात, शेव, ड्रेस। तो इनके बाद मोस्टली रिफ्लेक्सिव यूज़ होते हैं, लेकिन इनके बाद हमेशा हम ये नहीं कहते कि रिफ्लेक्सिव आते हैं। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं आता। रिफ्लेक्सिव कब आते हैं, जब ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो तो फिर इनके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आता। जैसे ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, ये एग्जांपल्स नोट करते जाएं जो मैं बोल रही हूँ।
ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, ये प्रीपोजिशन देखे अवेंज ऑन, ये हम प्रीपोजिशंस में भी पढ़ेंगे। ही अवेंज्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो अवेंज्ड के बाद हिमसेल्फ आ गया। लेकिन अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता, जैसे ही रिवेंज्ड अवेंज्ड हिज ब्रदर, ही अवेंज्ड ऑन हिज ब्रदर, तो फिर इसके बाद हिमसेल्फ नहीं आना था क्योंकि इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह इंजॉय की बात करें तो ही इंजॉयड अ मैच, मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। लेकिन ही इंजॉयड हिमसेल्फ, तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ यस्टरडे, तो इंजॉयड हिमसेल्फ यस्टरडे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें रिफ्लेक्सिव यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव कब यूज़ करना है, जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, जब वो उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा फिर हम रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह बाथ शेव ड्रेस के साथ भी बाथ शेव ड्रेस के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होता। ये जो लास्ट वाली लिस्ट है इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होता। नेवर हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के शी बोथ बाथ हिमसेल्फ, तो इस तरह नहीं होता। बाथ शेव ड्रेस के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होता। जो वेल अवेंज एब्सेंट इंजॉय और बिहेव है इनके साथ रिफ्लेक्सिव यूज़ होता है। कब यूज़ होता है, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव भी नहीं यूज़ होगा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद सर्च कर लें, यहाँ पे नहीं दी हुई, यहाँ पे लिखना नहीं लिखी मैंने, ठीक है। इसके बाद कुछ वर्ब्स होते हैं काजिटिव वर्ब्स, हमारा लास्ट टॉपिक है काजिटिव वर्ब्स। काजिटिव वर्ब्स जो खुद कुछ नहीं करते बट कॉज समबडी और समथिंग टू डू समथिंग, जो किसी और से एक्शन करवाते हैं। समबडी और समथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन, यानी ये खुद नहीं करते। मोस्टली जो काजिटिव वर्ब होते हैं वो 4 यूज़ होते हैं, लेट, मेक, गेट, हैव। लेट, मेक, गेट, हैव, मोस्टली ये यूज़ होते हैं। लेट, मेक, गेट, हैव, मोस्टली ये ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ होते हैं। जैसे सिंपल है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखी हुई, शी वॉश्ड हर प्लेट्स, ठीक है, शी वॉश्ड हर प्लेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है शी गोट हर प्लेट्स वॉश्ड बाय हर हस्बैंड। तो इसमें दो जो हैं सब्जेक्ट या फिर कह लें कि दो काम करने वाले हैं। काजिटिव वर्ब्स की निशानी यही है कि जिसमें दो सब्जेक्ट यूज़ हों। ऊपर वाले में सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ऊपर वाला काजिटिव नहीं है, लेकिन नीचे वाले में दो सब्जेक्ट, इसका मतलब है ये काजिटिव है। काजिटिव वर्ब्स की इसकी निशानी यही है कि इनमें दो सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे शी यूज़ हुआ है, शी गोट हर प्लेट्स वॉश्ड बाय हर हस्बैंड, तो हर हस्बैंड इसका दूसरा सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं, तो काजिटिव वर्ब्स की यही निशानी है। बाज़ औक़ात दोनों सब्जेक्ट्स दिए होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात एक सब्जेक्ट हिडन होता है, तो होते दो सब्जेक्ट्स ही हैं। बाज़ औक़ात दोनों दिए होते हैं, बाज़ औक़ात एक हिडन होता है, तो आपने खुद पता करना है ये काजिटिव है या नहीं है। और काजिटिव कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से वर्ब होते हैं, सबसे पहले देख रहे हैं हेल्प काजिटिव होता है, मेक काजिटिव होता है, लेट काजिटिव होता है, गेट, हैव, काज, ये सारे काजिटिव एज अ काजिटिव यूज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं हेल्प की। हेल्प सिंपल, अगर हम बात करें आई हेल्प यू, यहाँ पे काजिटिव नहीं है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला नहीं है यू, तो ये कोई भी काज नहीं क्रिएट कर रहा है। तो आई हेल्प यू सिंपल है, इसमें कोई भी काज नहीं है, कोई ये काजिटिव वर्ब में नहीं आता। लेकिन अगर हम कहेंगे टोनी हेल्प जोनी फिनिश 10 प्लेट्स ऑफ बिरयानी, ठीक है, अगर हम कुछ इस तरह बोलें तो यहाँ पे टोनी हेल्प जोनी, तो टोनी और जोनी दोनों क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। हेल्प यूज़ हो गया, हेल्प पॉजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। पॉजिटिव वर्ब्स के बाद मोस्टली फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन कब कौन सी फॉर्म यूज़ होती है वो मैं आपको सारे रूल्स बता देती हूँ, क्योंकि हमेशा फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, दूसरी फॉर्म्स भी यूज़ हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन, लेकिन इसके बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। हेल्प के बाद मोस्टली फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाती है, टू के बगैर भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाती है, यानी दोनों तरीक़ों से हेल्प आ जाता है, दोनों तरीक़ों से हेल्प ठीक है। टोनी हेल्प योनी फिनिश 10 प्लेट्स ऑफ बिरयानी, तो यहाँ पे फिनिश आ गया, तो यहाँ पे टू के बगैर या टू के साथ भी ये करेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेक। मेक का अब रूल है,
मेक अगर एक्टिव वॉइस में है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। काजेटिव वर्ब्स की बात कर रही हूँ। अगर मेक किसी काजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस में मेक या मेड या इसकी कोई भी फॉर्म, और काजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर काजेटिव वर्ब पैसिव में है तो इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, या फिर सॉरी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम करें, शी मेड मी स्टैंड, शी मेड मी स्टैंड, तो यहाँ पे काजेटिव वर्ब है तो शी मेड मी स्टैंड, यहाँ पे काज कर रहा है तो मेड के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। क्यों यूज़ हुई है? क्योंकि एक्टिव वॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि वेन एवर ही मेड हिज माइंड टू डू समथिंग, तो यहाँ पे देखिए वेन एवर ही मेड हिज माइंड टू डू समथिंग, यहाँ पे क्या ये काजेटिव है या नहीं? यहाँ पे ये काजेटिव है ही नहीं, तो इस पर काजेटिव का रूल भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन मेक अगर पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में है तो इसके बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नोट कर लें। सबसे पहले हेल्प का बताया, हेल्प का क्या है, हेल्प के बाद फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब की आ सकती है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है काजेटिव वर्ब में। मेक के बाद मैंने बताया कि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में काजेटिव वर्ब्स में। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है लेट की, ठीक है। लेट के बाद हमेशा अब फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। ये हम प्रोनाउन में जाके पढ़ेंगे कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आई लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो, गो क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है। आई लेट हिम गो देयर, ठीक है। लेट के बाद आता है गेट, गेट का रूल है, गेट के बाद अगर हम ये सारे काजेटिव वर्ब में कर रहे हैं, बार बार मैं बता रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखें। पहले हमने ये पहचान होते हैं कि वर्ब काजेटिव है या नहीं है। अगर काजेटिव है फिर हम इसके रूल्स लगाएंगे। गेट के बाद अगर कोई थिंग है, कोई चीज़ है, तो थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर कोई पर्सन है तो फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर कोई थिंग है तो थर्ड फॉर्म, अगर पर्सन है तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे शी गोट हर कार्ड सोल्ड, शी गोट हर कार्ड सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार है, थिंग है, तो यहाँ पे सोल्ड थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई। लेकिन अगर ये ऐसे हो गए, शी गोट हर ब्रदर टू विजिट डॉक्टर, तो यहाँ पे ब्रदर क्या है, पर्सन है, तो यहाँ पे टू विजिट आएगा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। गेट का थिंग और पर्सन के लिए ये डिफरेंस है। इसके अलावा गेट के बाद हमारे पास आता है हैव के रूल्स की बात करें तो हैव अगर इसके बाद भी सिमिलरली अगर कोई थिंग है तो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और अगर कोई पर्सन है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। हैव, हैज़, हैड, इन सब के लिए सेम रूल है। तो अगर इनके पास कोई थिंग है तो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और अगर कोई पर्सन है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। इसी तरह काज है, काज का भी इसी तरह रूल है कि पर्सन और थिंग कोई भी चीज़ हो, इनके बाद हमेशा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डेला हैड हर हैड, यहाँ पे हैड है शायद, डेला हैड हर हेयर सोल्ड, ठीक है। तो हर हेयर, तो यहाँ पे थिंग है तो इसलिए थर्ड फॉर्म यूज हुई, ठीक है। इसके बाद है डेला हैड हर हस्बैंड क्लीन द रूम, तो हैड हर हस्बैंड, दो डेला और हस्बैंड जो है दो सब्जेक्ट यूज हुए, तो हैड के बाद यहाँ पे पर्सन है इसलिए क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्लीन आ गया, पर्सन है तो क्लीन आ गया। इसके बाद है डेला मेड जिम स्टैंड, मेड है, मेड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है। अगर एक्टिव वॉइस में हुआ तो एक्टिव वॉइस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। इसके बाद जिम वाज मेड टू स्टैंड, यहाँ पे पैसिव वॉइस है तो इसलिए टू स्टैंड आ गया मेक या मेड के बाद, तो पैसिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस वाला रूल लगेगा। इसके बाद डेला गेट हर हेयर सोल्ड, तो गेट आ गया यहाँ पे, गेट के बाद थिंग है तो थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई। इसके बाद डेला गेट हर हस्बैंड टू विजिट डॉक्टर, तो गेट आ गया, इसके बाद पर्सन आ गया, तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे गेट समथिंग डन, गेट समबडी टू डू समथिंग, ये काजेटिव मतलब कहाँ कहाँ काजेटिव यूज़ होते हैं, वैसे मैंने आपको समझा दिया। ये रीड करना चाहे तो एक दफ़ा कर सकते हैं कि टू मेक समथिंग डू, यानी किसी और के ज़रिए कोई भी काम करवाना निशानी होती है काजेटिव की। क्विज़ है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। जैसे पहले में मेड है, आपने सबसे पहले इन सब को सोल्व करने में सबसे पहले आपने देखना है कि ये
काजिटिव वर्ब है या नहीं है। अगर काजिटिव है तो इसमें कौन सा काजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गेट यूज़ हुआ है तो गेट के बाद थिंग है, ये पर्सन है। तो इस तरह आपने इस सब को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ब का लेक्चर। वर्ब के बारे में हमने सारी बातें जो डिस्कस कर सकते थे सारा कुछ डिस्कस किया। पीछे कोई क्विज़ ना रह गया हो, ये वाला क्विज़ नोट कर लें। ये इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स का क्विज़ है, ये आपने सॉल्व करना है। और ये सब्जेक्टिव का क्विज़ है, ये आपने हल करना है। और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का है, ये भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का ये क्विज़ भी आपने सॉल्व करना है। ये सारे आपने सॉल्व करने हैं, और अगर किसी में समझ ना आए कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये था सारा वर्ब्स का टॉपिक फॉर एमडी का और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।